बेटा, ये ना मैं आपको 3.2 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका सेकंड पार्ट आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगा हूँ। इसमें हम बेटा रूल फर्स्ट अप्लाई करेंगे। आपको राइट कॉर्नर में रूल फर्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा। रूल फर्स्ट में आपके पास सिंपल फॉर्म में तो यहाँ पर एक्स लिखा हुआ था, मैंने एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन के तौर पर यहाँ पर लिखा है। एफ ऑफ एक्स आपके पास कोई भी फंक्शन हो और उसके ऊपर पावर कोई भी हो एन। रूल फर्स्ट हमें ये कहता है कि अगर फंक्शन के साथ इस पावर को इग्नोर करते हुए बेटा, जब हमने इस इंटीग्रेशन में के लिए ऐसे फंक्शन को सॉल्व करना है जिसके ऊपर पावर हो, तो पावर को मैंने देखा सर्कल किया है। सर्कल करने का मकसद है कि ये हाईलाइटेड हो। हमने यहाँ पर पावर को क्या करना है, इग्नोर करते हुए हम फंक्शन देखेंगे। फंक्शन हमारा सिंपल एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। सिर्फ इस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारा रूल फर्स्ट ये कहता है कि फंक्शन की पावर फंक्शन लिखें और उसकी पावर में एक ऐड करें और उसी से डिवाइड कर दें और प्लस सी लगा दें। ये हमारा बेटा रूल फर्स्ट है। यहाँ पर हम सी क्यों लगा रहे हैं बेटा? डेरिवेटिव में हम जब किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते थे तो उस डेरिवेटिव में अगर कोई कांस्टेंट टर्म आती थी तो वो डेरिवेटिव के बाद ज़ीरो हो जाती थी। इंटीग्रेशन चूँकि आपका डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसीजर है, तो क्या होगा कि जब आप लोग इसका इंटीग्रेट करेंगे तो वो वाला कांस्टेंट जो डेरिवेटिव लेते टाइम ज़ीरो हो चुका था, उस कांस्टेंट को रीजनरेट करने के लिए हम यहाँ पर एक इंटीग्रेशन में साथ एक सी लगा देते हैं। ये बात समझ में आ रही है बेटा कि इंटीग्रेशन के बाद हमने सी क्यों लगाया है? कि जब हम डेरिवेटिव के लेते थे तो वहाँ पर अगर कोई कांस्टेंट टर्म एग्जिस्ट करती थी तो वो डेरिवेटिव के बाद ज़ीरो हो जाती थी। अब इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसीजर है, तो हम जब इंटीग्रेट करेंगे किसी फंक्शन को तो डेरिवेटिव के दौरान वो कांस्टेंट टर्म जो ज़ीरो हो गई थी उसको दोबारा से रीजनरेट करने के लिए हम क्या लगाते हैं साथ में, सी। ठीक है बेटा। अब सी ही क्यों लगाते हैं बेटा? असल में वो कौन सा कांस्टेंट है जो इंटीग्रेशन के दौरान ज़ीरो हो गया था, उसका हमें तो पता ही नहीं है। हमें क्या पता वो 1 था, वो 2 था, वो -4 था, वो 6 था। हमें चूँकि एग्जैक्टली उस कांस्टेंट का पता नहीं होता तो इसलिए हम जनरल फॉर्म में उसकी जगह एक सी लगा देते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों? यस सर। अब बेटा यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो मैंने एक कंडीशन ऊपर एमसीक्यूज़ के लिए हाईलाइट की है कि ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा। बेटा आपके पास n के ऊपर कंडीशन है कि आपका n कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट n इज़ इक्वल टू -1। n आपका -1 के अलावा कुछ भी होगा तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। अगर आपका n -1 आ जाएगा तो फिर ये आपके पास फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। इसलिए मैंने लिखा कि दिस फार्मूला इज़ यूज़फुल व्हेन n इज़ नॉट इक्वल टू -1। n आपका -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका n जब -1 होगा तब हम रूल 2 अप्लाई करेंगे और रूल 2 मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में जाकर डिस्कस करूंगा आपके साथ। अभी हम सिर्फ रूल 1 डिस्कस कर रहे हैं। रूल 1 कैसे काम करता है इसको एक्सप्लेन करने के लिए साथ में मैंने एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया है। जैसे ही हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको रूल 1 की समझ आ जाएगी। अब देखिएगा बेटा, सबसे पहले तो मैंने इंटीग्रल के साइन के ऊपर और dx के ऊपर एक टिक लगाया है। अगर आप ये टिक देखें तो ये मैं ये बता रहा हूँ कि ये इंटीग्रल और dx असल में ये इंटीग्रेशन के दोनों ऑपरेटर्स हैं। हम ये किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए यूज़ होते हैं। इन दोनों के दरमियान में जो भी वैल्यू लिखी जाएगी वो हमारा फंक्शन होगा। ठीक है बेटा, हमने उस पर फोकस करना है। अब फंक्शन को अगर जब हम देखें तो बेटा यहाँ पर फंक्शन की दो टर्म्स है। फर्स्ट टर्म स्क्वायर रूट एक्स है, सेकंड टर्म 1/स्क्वायर रूट एक्स है। तो जैसे डेरिवेटिव जब हम अप्लाई करते थे तो अगर 2 टर्म आ रही होती थी, 3 आ रही होती थी, तो डेरिवेटिव पहले हम हर टर्म के लिए अलग अलग करते थे, बाद में डेरिवेटिव अप्लाई करते थे। इसी तरह से हम इंटीग्रेशन भी पहले इन दोनों टर्म्स के लिए अलग अलग करेंगे। मैंने यहाँ पर देखें नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट टर्म के लिए इंटीग्रेशन अलग की है
और प्लस के बाद सेकंड टर्म के लिए इंटीग्रेशन मैंने अलग से की है। मैंने इस स्टेप को डबल टिक किया है इसलिए कि मैं आपसे पूछूंगा कि आपको क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? यस सर, हो गया। जी नेक्स्ट हमारे पास। सर रिपीट कर दें। जी बेटा। सर जी सर दोबारा समझ नहीं आई। चले मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जब हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट करनी है तो हमने पहले बेसिक स्टेप को फॉलो करना है कि अगर इंटीग्रेशन जिस फंक्शन की लेनी है उसमें एक से ज़्यादा टर्म्स है तो पहले हर टर्म के लिए इंटीग्रल को अलग अलग करना है। ठीक है, पहली टर्म के लिए इंटीग्रल अलग कर लिया गया है और दूसरी टर्म के लिए इंटीग्रल अलग कर लिया गया है। अब बेटा हमने क्या करना है कि इस इंटीग्रल के ऊपर देखें, इसमें जो वैल्यू लिखी हुई है एक्स, उसके ऊपर एक पावर है, वो है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को मैंने इन दी फॉर्म ऑफ पावर लिखा है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब मैंने लिखा तो इसकी पावर 1/2 शो हो गई है, और चूंकि यहाँ पर x आपके पास स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में था तो इसको जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इसकी पावर -1/2 हो जाएगी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इधर देखें कि मैंने रूल फर्स्ट के लिए आपको क्या बताया कि हमने जो पावर है ना उसको इग्नोर करना है। पावर को क्या करना है? इग्नोर, उसके बगैर फंक्शन देखना है। तो मैंने फंक्शन को सर्कल कर दिया। फंक्शन यहाँ पर हमारे पास क्या है? x है। आप में से कोई बताएगा कि x का डेरिवेटिव क्या होता है? जी x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो बेटा यहाँ पर देखें 1 एक ऐसा नंबर है जो हर चीज़, हर नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में पड़ा होता है। तो हम जब देखेंगे तो मैंने डॉट लगा के यहाँ पर 1 एक शो भी करवा दिया है कि x आपका फंक्शन था, उसका डेरिवेटिव 1 है। दोबारा से मैं मेंशन कर रहा हूँ कि डेरिवेटिव लेते वक्त ध्यान रखना है कि हमने उसकी पावर को उसमें शामिल नहीं करना। हम पावर को इग्नोर करते हुए डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। फंक्शन का डेरिवेटिव उसके साथ पड़ा है। तो रूल 1 हमारा यही था कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव उसके साथ पड़ा है तो फंक्शन की पावर में एक ऐड कर दें और उसी से डिवाइड कर दें। तो हम यहाँ पर फंक्शन की पावर है 1/2। नेक्स्ट स्टेप में हम इंटीग्रेशन को ख़त्म करेंगे। फंक्शन की पावर थी 1/2, उसमें मैंने 1 ऐड भी किया और मैंने उसी से डिवाइड भी किया। इसी तरह मैं सेकंड टर्म के लिए क्या करूँगा, उधर भी देखा मैंने फंक्शन आपका x ही था, उसका डेरिवेटिव उसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने फंक्शन की पावर में 1 जी बेटा। तो यहाँ से समझ नहीं आई बेटा मैं दोबारा बता रहा हूँ कि हम रूल फर्स्ट अप्लाई कर रहे हैं। रूल फर्स्ट हमें ये कहता है कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन में कोई फंक्शन पड़ा है तो आपने उसकी पावर को नज़रअंदाज करते हुए, इग्नोर करते हुए सिर्फ फंक्शन देखना है। फंक्शन हमारा यहाँ पर x है मैंने x को सर्कल किया हुआ है। x का डेरिवेटिव 1 है। x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। तो 1 बेटा एक ऐसा नंबर है जो हर नंबर के साथ प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें नज़र आ रहा होता है। तो यहाँ पर 1 बेसिकली था नहीं, मैंने 1 लिख लिया साथ, क्योंकि 1 हमेशा हर जगह पर प्रोडक्ट की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है। यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1 चूँकि उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये रूल 1 की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर रहा है। रूल 1 की रिक्वायरमेंट क्या थी? रूल 1 ये राइट कॉर्नर पर लिखा हुआ है कि अगर फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा है तो रूल 1 अप्लाई होगा। और वो कैसे अप्लाई होगा कि उसके आंसर में आपने सिर्फ फंक्शन लिखकर उसकी पावर लिखनी है और उसमें 1 ऐड करना है, और जो भी नंबर बनेगा उसी से आपने डिवाइड भी कर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास पावर थी 1/2, हमने फंक्शन लिखा x, उसकी पावर में एक ऐड किया और उसी से डिवाइड कर दिया। प्लस अब हम सेकंड टर्म की तरफ गए तो वहाँ पर भी सेम काम किया। फंक्शन था x, उसका डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो इसकी पावर में हमने एक ऐड किया और उसी से डिवाइड कर दिया। जी अब बताएं, यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर, हो गया। यस सर। अब 1/2 ये ऐड और डिवाइड क्यों किया है? ये तो आधे घंटे से मैं बता रहा हूँ कि हम रूल 1 अप्लाई कर रहे हैं। रूल 1 यही है कि जब फंक्शन का डेरिवेटिव उसके साथ पड़ा है तो रूल फर्स्ट ये कहता है कि इंटीग्रेट करते वक्त फंक्शन लिखकर उसकी पावर में एक ऐड करें, उसी से डिवाइड करें। बात समझ में आ रही है? ये रूल फर्स्ट है इंटीग्रेट करने का, और असल में ये रिवर्स रूल है डेरिवेटिव के पावर रूल का। पावर रूल में हम फंक्शन के साथ जब पावर आ रही होती थी तो पावर से मल्टीप्लाई करते थे और पावर में से एक कम करते थे। अब चूंकि रिवर्स कर रहे हैं तो हम पावर से डिवाइड करेंगे और पावर में एक बढ़ा देंगे।
ये उसका रिवर्स हो रहा है डेरिवेटिव के पावर रूल का। बात समझ में आ रही है? जी सर, आ गई ये समझ। अब यहाँ पर देखें कि इन दोनों नंबर्स को जब हमने ऐड किया है तो हमारे पास क्या आ रहा है, x की पावर 3/2। ठीक है, 1/2 और 1 ऐड होकर 3/2 हो जाएंगे और नीचे भी हमारे पास 3/2 बन जाएगा। ओके, और इसी तरह जब -1/2 और 1 ऐड होंगे तो हमारे पास क्या होगा, सिंपली 1/2 आ जाएगा और इसी तरह नीचे भी 1/2 बन जाएगा। अब डिनोमिनेटर में आप देखें कि हमारे पास फ्रैक्शनल टर्म आ रही है तो हम उनको अरेंज कर सकते हैं। तो जो फ्रैक्शन में नीचे 2 पड़ा था वो ऊपर आ जाएगा, 2x की पावर 3/2/3 हो जाएगा और प्लस 2x की पावर 1/2 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा +c। इस तरीके से ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। और मैंने बताया कि हम साथ में c क्यों लगाते हैं, वो मैंने स्टार्ट में बताया कि जब हम डेरिवेटिव ले रहे होते हैं तो कुछ ऐसी कांस्टेंट टर्म्स होती हैं जो डेरिवेटिव जब क्वेश्चन में इन्वॉल्व होती हैं तो डेरिवेटिव लेते टाइम वो ज़ीरो हो जाती हैं। तो उनको दोबारा से ऑब्टेन करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए हम इंटीग्रेशन में साथ में सी लगा देते हैं। जी बेटा, अब इस क्वेश्चन में कोई स्टेप दोबारा पूछना हो आपने? सर जी। समझ आ गई है। हाँ जी, सर जी। जी बेटा। सर जो आंसर लिखा है उसकी समझ नहीं आई, 2x और 3/2, ये 2 कहाँ से आ गया? आखिरी बेटा ये डिनोमिनेटर में 2 था, वो ऊपर नहीं शिफ्ट हो जाता होता? जी सर। जी, इस तरह ये ऊपर आ गया। जी सर, ओके। ठीक है, और कोई बात जो पूछना चाहते हो? सर जी ये रूल नंबर 1 है, ये बुक में है? जी बेटा, आपको मैंने पहले ही लेक्चर स्टार्ट करते टाइम बताया कि पेज नंबर 125 उसमें जो सिंपल फॉर्म है उसमें जो फर्स्ट फॉर्मूला है हम आज उसको डिस्कस कर रहे हैं। सर जी हमारा उस वक्त ज्वाइन नहीं था। चलें, ठीक है, इसीलिए बेटा मैं ना आपके लेक्चर की वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जो लेट ज्वाइन करें उन्हीं की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसका मैं आपको लिंक भी शेयर किया करूँगा। बाद में आप लोग इस लिंक को दोबारा सुनकर चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं और इसलिए कोशिश किया करें कि चीज़ों को सुनते जाया करें और ऑन दी स्पॉट जो पॉइंट डिस्कस कर हो रहा हो उसी को दोबारा पूछ लिया करें, कोई प्रीवियस पॉइंट ना पूछा करें, क्योंकि उसकी आपको वीडियो में आपको लिंक शेयर कर दिया करूँगा। जब आप दोबारा से वीडियो देखेंगे तो प्रीवियस पॉइंट उस वीडियो में आपको दोबारा से शेयर हो जाएगा। ठीक है बच्चों? जी ठीक है सर। ओके सर। ओके बेटा। ओके सर। अब इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं रह गई आप लोगों को? नो सर। ठीक हो गया। चलें, अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा, मैंने इसी एक्सरसाइज में आपके साथ डिस्कस किया है इसका 8th पार्ट, क्वेश्चन 1 का 8th पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। अब उस 8th पार्ट में अगर आप लोग देखें, चलें 8th पार्ट, यहाँ पर टर्म्स ऊपर मल्टीप्लाई हो रही हैं, नीचे डिवाइड हो रही हैं, सही है। सबसे पहले हम ऊपर वाली जो दोनों टर्म्स हैं उनको, उस ब्रैकेट्स हैं उनको ओपन करेंगे मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर बाहर स्क्वायर रूट y है, अंदर y है, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो दोनों ऐड होकर पावर क्या हो जाएगी 3/2। ठीक है, और सिमिलरली जब स्क्वायर रूट y 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में y पावर 1/2 लिखा जाएगा और डिनोमिनेटर में y एज इट इज़ आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जो एलसीएम है उसको ब्रेक करेंगे। फर्स्ट टर्म के नीचे एलसीएम अलग आ जाएगा y और सेकंड टर्म के नीचे अलग आ जाएगा। अब सेम पावर्स बेटा डिवाइड हो रही हैं तो एक्सपोनेंशियल रूल के अकॉर्डिंग इन दोनों की पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो आपको यहाँ पर इसका सोल्यूशन नज़र आ रहा होगा कि जब y की पावर 1 3/2 में से आकर माइनस होगी तो सिंपली पावर 1/2 बचेगा। इसी तरह जब 1/2 में से 1 माइनस होगा तो y पावर -1/2 बचेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये वही क्वेश्चन बन चुका है जो अभी हमने डिस्कस किया है। उसमें सिर्फ यहाँ पर y की जगह x आ रहा था और यहाँ पर y आ गया। हमने इंटीग्रेशन को अलग अलग किया दोनों टर्म्स के लिए, सेम वैसे किया, पावर में एक ऐड किया उसी से डिवाइड किया, प्लस के बाद इसी तरह पावर में एक ऐड किया उसी से डिवाइड किया। ठीक हो गया।
और यहाँ पर भी y की पावर 3/2 ओवर 3/2 बन गया, और यहाँ पर y की पावर 1/2 ओवर 1/2 बन गया। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आई है? सर ये फर्स्ट सर, स्टेप वो बता दोबारा से दीजिए। थोड़ा सा। y की 1/2 कहाँ से आता, बस ये समझा दें। कौन सा बेटा? ये स्टार्ट में यस सर, ये वाला। बेटा ये बाहर देखिए क्या पड़ा है, स्क्वायर रूट y पड़ा है। स्क्वायर रूट y का मतलब क्या है? y की पावर 1/2 है। जब वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y यस की सर, पावर 1/2 ही आएगी। यस सर, आगे समझ। जी। और सर ये बाय 3/2 कहाँ पर बेटा? तो ये थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में सेकंड हमने स्टेप भी बाय के साथ। थर्ड स्टेप में जो डिनोमिनेटर में y पड़ा है उनको एलसीएम को ब्रेक किया। फर्स्ट टर्म के नीचे अलग से ले लिया, सेकंड के नीचे अलग से ले लिया। और बेटा और सर क्या? आगे से। ओके हो गया। यस सर। इसी का मैं एक और पार्ट आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है जी स्क्वायर रूट x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट x होल स्क्वायर। इसमें स्टूडेंट्स हम रूल 1 के साथ साथ रूल 2 भी यूज़ करेंगे, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। तो देखें ज़रा, यहाँ पर सबसे पहले आपके पास जो दो टर्म्स आ रही थी उसके ऊपर है होल पावर। हम इन दोनों टर्म्स के लिए इंटीग्रल उस वक्त तक अलग अलग नहीं कर सकते जब तक हम इस होल पावर को एक्सपेंड ना कर लें। लेकिन यहाँ पर बात ये रखनी है कि पावर ऐसी हो जिसको एक्सपेंड करने का हमारे पास फॉर्मूला हो। a माइनस बी होल स्क्वायर को एक्सपेंड करने का तो फॉर्मूला हमारे पास है। तो मैंने पहले ये फॉर्मूला एक्सपेंड किया है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, और ये हमारे पास आ जाएगा इन ब्रैकेट क्लोज dx। यहाँ पर स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर x बचेगा, यहाँ पर 1 ओवर x बचेगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट x से कैंसिल होकर -2 बच जाएगा। अब यहाँ पर बेटा तीन टर्म्स आ चुकी हैं, x प्लस 1 ओवर x माइनस 2। ये तीनों टर्म्स के लिए इंटीग्रल्स को पहले हम अलग अलग करेंगे। फर्स्ट टर्म के लिए इंटीग्रल हमने अलग किया है x dx, सेकेंड टर्म के लिए हमने इंटीग्रल अलग किया है 1 ओवर x dx, एंड थर्ड टर्म के लिए हमने इंटीग्रल अलग किया है -2 इंटीग्रल 1 dx। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे हम कि फर्स्ट टर्म में देखें कि x का डेरिवेटिव 1 उसके साथ पड़ा है, तो उसकी पावर में हम एक ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ गया है सेकंड टर्म के लिए। यहाँ पर बेटा अगर हम x को ऊपर शिफ्ट करते हैं तो x की पावर -1 बनेगी, और रूल 1 में हमने यही कंडीशन पढ़ी थी कि x की पावर -1 के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने राइट कॉर्नर में इसका रूल सेकंड लिखा है। रूल सेकंड क्या कहता है कि अगर फंक्शन आपके पास इस तरह फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है तो आप देखें कि अगर नीचे फंक्शन पड़ा है और ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा है, x का डेरिवेटिव ऊपर 1 पड़ा है ना, तो रूल फर्स्ट यही है कि अगर नीचे जो फंक्शन पड़ा है उसका डेरिवेटिव एग्जैक्टली ऊपर पड़ा है तो उसका आंसर आपने सिंपली कैसे लिखना है, नेचुरल लॉग यूज़ करना है और मोड के साथ वही नीचे वाला फंक्शन लिख देना है +c। कब यूज़ करना है ये रूल 2? जब नीचे फंक्शन पड़ा हो और ऊपर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा हो, तो हमने उसका आंसर लिखना है नेचुरल लॉग मोड ऑफ f ऑफ x + c। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास फंक्शन था x का डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, तो रूल 2 के अकॉर्डिंग मैं नेचुरल लॉग लिखूंगा, मोड ऑफ x लिख दूंगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर, हो गया। उसके बाद -2 एज इट इज आ जाएगा कांस्टेंट के तौर पर। चूंकि इंटीग्रेशन के अंदर कुछ भी नहीं बचा, इंटीग्रल और dx सिर्फ बचा है, तो मैंने यहाँ पर 1 अपनी तरफ से नॉमिनेट किया है। जैसे बेटा इंटीग्रेशन आपको बार बार बताया जा रहा है कि डेरिवेटिव का रिवर्स है, तो देखें x का डेरिवेटिव 1 आता था। x का डेरिवेटिव क्या आता था? 1। तो जब 1 हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा हो तो 1 की इंटीग्रेशन हमें क्या मिलेगी? दोबारा से x मिल जाएगी। ठीक है, रिवर्स है ना, x का डेरिवेटिव 1 है तो 1 की इंटीग्रेशन दोबारा से क्या मिलेगी? x मिल जाएगी। ये पॉइंट क्लियर होगा? और इसको Yes, sir. इसको मैं शॉर्ट वर्ड में भी स्टूडेंट को समझाता हूँ
कि आप इस तरह भी अंडरस्टैंड कर लें कि जब इंटीग्रल और dx के दरमियान कुछ भी ना हो तो आप सिंपली इंटीग्रल और dx को कैंसिल कर दें, तो आपका जो वेरिएबल बचेगा वही हमारा आंसर होता है। तो इंटीग्रल और dx को कैंसिल करते हैं तब भी आपको x ही मिलेगा। ठीक हो गया? सर और इंटीग्रेशन जब ख़त्म होगी तो एट द एंड हमने c भी लगा दिया। और लास्ट स्टेप में हमने क्या किया, सिर्फ x को ऐड किया है ऊपर पावर में, और पावर x 1 + 1 2 हो गया, नीचे भी 2 आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा था आज का लेक्चर। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नो नो सर। सर।